नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो शाम 8 बजे अल्टरनेट डे पर हम आपको पर्यावरण के जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे थे। अब उन्हीं प्रश्नों में हम जो भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी सेक्शन है उसके भी प्रश्नों को जो है वो शामिल करेंगे। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 10, जिसके अंतर्गत हम 20 प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। उसके साथ साथ टीचिंग जितने भी एग्जाम है इन सभी के लिए भी उपयोगी है। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 9 में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। पिछला वाला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न आपका क्या था? विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क, शिकागो या टोक्यो। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए थे मैंने और आपको बताना था इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन कैम्ब्रिज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कैम्ब्रिज किसके अंतर्गत आता है? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। तो विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय जो है कैम्ब्रिज में जो है वो स्थित है, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? यहाँ पर जो प्रश्न है वो आपके ईवीएस और ज्योग्राफी दोनों के ही जो है वो मिक्स होंगे। तो 4 ऑप्शन में से बताना है आपको इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर उत्तर बताने से पहले मैं आपको ये चीज बताऊं कि बहुत लोग यहाँ पर गलती क्या करेंगे, आग्नेय चट्टान को टिक करेंगे। बस यही आपकी गलती यहाँ पर हो जाएगी। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट चट्टान। क्योंकि आप आग्नेय चट्टान की यदि डेफिनेशन देखेंगे तो थोड़ी बहुत इससे मिलती जुलती आपको देखने को मिलती है, इसलिए मैंने कहा कि बहुत लोग यहाँ पर आग्नेय चट्टान को टिक करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बेसाल्ट को। तो ये आपकी बेसाल्ट चट्टान, ये कह सकते हैं जो बेसाल्ट है वो एक प्रकार की बहिर्वेदी ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान जो है वो होती है। निर्माण इसका कैसे होता है? तो बेसाल्टी जो लावा है, प्रश्न में क्या लिखा था? पिघले लावा, वही बेसाल्टी लावा जो है इसके धरातल पर आकर तेजी से जमने की वजह से जो है वो होता है और इसी कारण ये कण विहीन या कह सकते हैं गैर रवेदार रूप में जो है वो पाई जाती है। तो ये तो हो गया आपका बेसाल्ट चट्टान। अब बात करते हैं आपका आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान की यदि बात करें तो उसकी डेफिनेशन सेम लगभग इसी की मिलती जुलती है। बस साधारण सी भाषा में आप कह सकते हैं कि वे चट्टानें जो या जिनका निर्माण जो ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा या लावा है उससे जो है वो होता है। जब यही तप्त और तरल मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है, ठोस अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो ये जो प्रकार की जो चट्टानों का निर्माण होता है वो आपकी आग्नेय चट्टान जो है वो कहलाती हैं। यहाँ पर भी प्रश्न में क्या लिखा था? ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? तो वहां पर भी आपका ये आग्नेय चट्टान ही होगा। अब प्रश्न को एक चीज और समझिए, प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया था किसका उदाहरण है। आपने यदि थोड़ा सा गौर किया होगा तो यहाँ पर जो बेसाल्ट चट्टान है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, इसलिए आपने यहाँ पर आग्नेय चट्टान को ना टिक करके आपने बेसाल्ट चट्टान को टिक किया है। होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पर ये गलती ना कीजिएगा आग्नेय चट्टान और बेसाल्ट चट्टान में। और एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जो आग्नेय चट्टान है इसे प्राथमिक चट्टाने भी जो है वो कहा जाता है। और आग्नेय शब्द आपका कौन सी भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। जो जो सारी चीजें मुझे याद आ रही मैं साथ साथ में बताता चल रहा हूँ। लैटिन भाषा जो है इसके इग्निस से जो है वो लिया गया है, जिसका आप कह सकते हैं सामान्य अर्थ अग्नि जो है वो होता है। तब तो लावा है तो उससे भी आप इसे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट के नाम से जानते हैं उसे, कोरोमंडल, कोंकण तट या मालाबार तट। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में यदि बात करें तो पूर्वी समुद्री तट की जगह आप ये भी कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी तट। दक्षिण पूर्वी तट क्यों? जैसे कि आपका ये भारत का नक्शा है, ये आपका जो है ऊपर उत्तर साइड है, ये जो है नीचे दक्षिण साइड है, इधर साइड आपका पश्चिम है और इधर साइड आपका पूरब है। अब मैंने क्या कहा? दक्षिण और पूर्वी। दक्षिण के लिए आप नीचे आएंगे, कहाँ पर आएंगे? नीचे। और पूरब के लिए आप यहाँ पर आएंगे। तो ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं इस तरफ भारत का, ये इसमें एकदम नीचे साइड में यहाँ पर आप ये जो एरिया देख पा रहे हैं भारत का, ये आपका कोरोमंडल तट जो है वो कहलाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र की यदि बात करें तो ये जो क्षेत्र है वो आपका चोल राजवंश जो है उसके द्वारा शासित रहा है। तो चोल राजवंश द्वारा यदि शासित रहा है तो उसी के द्वारा नाम भी दिया गया होगा, तो भी ऐसा बिल्कुल सही है। चोल शासित जो ये आपका क्षेत्र था उनके द्वारा नाम इसे दिया गया था चोला मंडलम। क्या नाम दिया गया था इसे? चोला मंडलम। और बाद में इसका नाम जो है वो बदल दिया गया था, तो अब वर्तमान में आपका कोरोमंडल जो है वो हो गया है। और किसने कह सकते हैं नाम बदला था? तो जो पुर्तगाली यात्री थे या पुर्तगाली आप कह सकते हैं, उन्होंने जो है इसका नाम कोरोमंडल जो वर्तमान में नाम है वो जो है वो रख दिया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार यानी कि बेस होता है वो क्या होता है? देशांतर रेखा होती है, अक्षांश रेखाएं होती हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, या प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। सभी प्रश्न आपके ऐसे हैं जो कि आपके बार बार रिपीट होते हैं, तो बस आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन देख के। क्योंकि अब आप ये भी सोच सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इनसे ही समय निकाला जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। इस टाइप की कंफ्यूजन पेपर में आपको होती है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का बेस क्या होता है। तो मानक समय तो आप प्रधान मध्याह्न रेखा से निकालते हैं, तो यही आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, चौथा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम रट के रखिएगा। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। बताना है आपको कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर जो है वो गुजरती है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन बी प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि आपको ये याद नहीं होता है तो थोड़ा सा आप इसे ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। किस प्रकार से? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसमें एक वर्ड लिखा है अंतरराष्ट्रीय, यानी कि आप कह सकते हैं पूरे विश्व स्तर पर, और प्रशांत में एक वर्ड लिखा है शांत। तो शांत और अंतरराष्ट्रीय से जोड़कर आप ये याद रख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जो कि पीस यानी कि जो शांति है उसको फैलाने का काम कर रही हैं, तो उससे आप जोड़कर याद रख सकते हैं। और देखिए हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक, इस टाइप में किसी में भी आपको ये हिंट जो है वो नहीं मिल रही है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। निम्न में से माउंट एवरेस्ट किस देश में है आपको बताना है? चीन में है, भारत में है, नेपाल में है या भूटान में है? देखिए जहां पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इस प्रकार से दिए होते हैं कि ऑप्शन में आप नेपाल भी देख रहे हैं, भारत भी देख रहे हैं। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत में आता है, कुछ लोग सोचते हैं कि वो वाला एरिया नेपाल का लगता है, वो नेपाल में आता है, तो तब आप पेपर में कंफ्यूज होते हैं। तो कोई भी चीज़ याद कीजिए, कोशिश कीजिए कि एकदम क्लियर आपको याद हो, ताकि ऑप्शन में किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। तो ऑप्शन ABCD में से चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका नेपाल बिल्कुल जो है वो सही होगा। याद रखिएगा कि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि बैरोमीटर में जो पारे का तल है उसकी अचानक गिरावट सूचक है। ये प्रश्न मैंने आपको कब कराया था? ये मैंने कराया था आपको दोपहर 3 बजे, जो लाइव हम आपको करा रहे हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें मैंने प्रश्न कराया था। यदि वहां पर आपने देखा होगा तो आप इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। साफ मौसम का ये संकेत देता है या सूचक है, तूफान का है, बर्फबारी का है या भारी वर्षा का है? बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको अदर सब्जेक्ट की अलग अलग देखनी है, क्वेश्चन वाइज या चैप्टर वाइज इस प्रकार प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है, तो अलग से प्लेलिस्ट साइंस की, सोशल साइंस की,
कंप्यूटर की, ईवीएस की, सभी मिल जाएंगे जिसमें आप जो है अन्य प्रश्नों की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका तूफान ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तूफान की ओर ये संकेत देता है। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि निम्न में से फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, या कह सकते हैं फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, किसको कहा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, और कहाँ स्थित है ये यहाँ पर पूछा गया है। केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या तमिलनाडु, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से। तो 4 ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए जो फूलों की घाटी के, मैंने आपसे सबसे पहले क्या पूछा था कि किसको कहा जाता है, तो ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है एक फूलों की घाटी का नाम है। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो कहते हैं। तो वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जो है इसे जानते हैं। अब बात करें कि ये स्थित कहाँ है, तो उत्तराखंड में तो स्थित है। उत्तराखंड अंतर्गत यदि बात करें तो गढ़वाल जो है वो क्षेत्र, इसमें जो है ये स्थित है। एक प्रश्न अब ज्यादा पूछ रहता है वो है यूनेस्को धरोहर स्थल से संबंधित। तो फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में, कब, सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल जो है आपका नंदा देवी अभयारण्य यानी कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। तो ये सारी चीजें हो गई इसके बारे में। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां। अगला प्रश्न 8वां कह रहा है कि निम्न में से सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है। महासागर वाला मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, नहीं देखा है आपने तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। कोई भी प्रश्न उसके बाहर से जो है आपका नहीं आएगा। तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कि निम्न में से सारगैसो सागर जो है वो किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो पहला आपका अटलांटिक महासागर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चाहें तो इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। अटलांटिक में वर्ड आ रहा है वो आ रहा है अटल वर्ड। क्या वर्ड आ रहा है, अटल। अटल मतलब क्या होता है, आप अपनी जगह पर स्थिर हैं, मतलब हिल डुल नहीं रहे। तो सारी गैसें जो हैं आपकी क्या हैं, वो अटल हैं। अलग अलग परसेंटेज जैसे ये बताया जाता है ऑक्सीजन का इतना है, नाइट्रोजन का इतना है, तो वो सब क्या है, अटल हैं। तो उस सारे गैसों में जब भी आपसे पूछा जाए तो सारी गैसें आपको याद आना चाहिए, और सारी गैसों से क्या याद आएगा कि वो अटल है, और अटल से अटलांटिक महासागर आप याद रख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ने से क्या होता है, आप चीज़ों को कभी भी नहीं भूलते हैं, तो कोशिश किया करिए ट्रिक से थोड़ा बहुत ऐड कर लिया करिए। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थित होते हैं। संताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में। इसको मुझे याद है एक छोटी सी ट्रिक से, और वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए याद मुझे कैसे है, जो मुझे याद है वो मैं आपको बता देता हूँ। संचार उपग्रह जो हैं इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं जो संचारण होता है, जैसे टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, रेडियो वगैरह आप देखते हैं, उसमें गाने बजते हैं। तो उसी गाने में एक गाना है क्या, आ आस आया है लिखा है, तो यही सही गाना है। आइए आपका इंतजार था, इस टाइप से है। तो उसी आइए से आयन देखिए उसी से स्टार्टिंग है, बस थोड़ा सा उससे आप चाहें तो याद रख सकते हैं। मुझे एक्चुअल में उसी सॉन्ग से याद है तो मैंने आपको बता दिया। आइए आपका, जब भी उपग्रह की बात की जाती है, संचार उपग्रह, तो मेरे मन में तुरंत आता है कि वो जो है आपका एक सॉन्ग उस इसी के थ्रू जो है वो बज रहा है। वो सॉन्ग आइए आपका है, आइए से आए आ स्टार्टिंग का आ रहा है, आयन मंडल उससे हो जाता है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा भी जा चुका है। यदि आपने डीएलएड किया है तो आपको याद होगा, ये प्रश्न वहां पर पूछा गया था। एकांकागुआ, क्राकाटाओ, स्ट्रोम्बोली या विसुवियस, 4 ऑप्शन है। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा।
किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा? तो आपका स्ट्रोम्बोली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे भी ट्रिक से जोड़ सकते हैं, बाकी आपको यदि याद है तो अच्छी बात है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि भूमध्य सागर का यहाँ पर क्या लिखा है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ क्या कह सकते हैं आप? इस प्रकार से कोई खंबा जो है वो इस प्रकार से जो है वो लगा होता है। ये जो है समझ लीजिए यहाँ पर लाइट लगी हुई है और ये जो है वो आपका खंबा है। स्ट्रोम्बोली में क्या वर्ड आ रहा है? स्ट्रॉ आ रहा है। स्ट्रॉ आप जानते क्या होती है? जैसे कि आप कोई ग्लास में जो है कोई चीज पी रहे हैं, पेय पदार्थ, तो उसमें इस प्रकार से स्ट्रॉ गई होती है। तो इस प्रकाश स्तंभ को यदि आप कंपैरिजन करेंगे इस स्ट्रॉ से, तो ये भी आगे जाके इसी प्रकार मुड़ी है, ये भी देखिए इसी का भी साइज इसी प्रकार से है। तो थोड़ा सा इससे जोड़कर आप याद रख सकते हैं कि जब भी आपसे प्रकाश स्तंभ पूछा जाए तुरंत आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? स्ट्रॉ क्लिक करना चाहिए। तो स्ट्रॉ देख के आप स्ट्रोम्बोली ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर ले जाएंगे। बाकी एक दो बार यदि आप याद करेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 कह रहा है किस देश को नहरों का देश जो है वो कहते हैं? पाकिस्तान, रूस, जापान या अमेरिका। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को कहा जाता है। 12 प्रश्न कह रहा है कि पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली जो हवाएं हैं वो क्या बनाती हैं? मशरूम चट्टान बनाती हैं, यार डांग बनाती हैं, चिमनी बनाती हैं या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न कह रहा है आपका कि पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली जो हवाएं हैं वो क्या बनाती हैं? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो बी वाला ऑप्शन यार डांग जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि निम्न में से किस देश में सफेद पर्वत पाए जाते हैं? कनाडा, नॉर्वे, रूस या अमेरिका। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि निम्न में से किसमें सफेद पर्वत जो है वो पाए जाते हैं। बात करते हैं उत्तर की, तो अमेरिका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका में जो है वो सफेद पर्वत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 14 कह रहा है सार गैसों समुद्र किस महासागर में स्थित है? ये प्रश्न मैंने ऊपर आपको बताया था। अब आपको क्या वही ट्रिक लगानी जो मैंने आपको बताया था। क्या बताई थी मैंने ट्रिक? कि सार गैसों में क्या लिखा है? सारी गैस। तो सारी गैस आप जानते हैं क्या है? सारी गैस जो है वो अटल है, अपनी जगह स्थिर है। इस टाइप से आप थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ सकते हैं। और अटल से क्या हो जाएगा? अटलांटिक। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका जो है वो कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं, स्वीडन को कहते हैं, न्यूजीलैंड को कहते हैं या ग्रीनलैंड को कहते हैं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। झीलों की वाटिका जो है वो किसे कहा जाता है? बात करते हैं उत्तर की और एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो ए वाला आपका फिनलैंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को जो है वो कहा जाता है। आप चाहें तो इसे भी ट्रिक से जोड़ सकते हैं। किस प्रकार से? झीलों यहाँ पर आ रहा है, झीलों की वाटिका पूछा है, तो झीलों में लोग क्या करते हैं? फन के लिए। फिनलैंड में देखिए क्या वर्ड आ रहा है? फन आ रहा है। फन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फन, यानी कि मस्ती मजाक के लिए। आप देखते हैं कि लोग नदियों में, झीलों में, नहरों में नहाने के लिए जो है वो लैंड कर जाते हैं। लैंड मतलब कूद जाते हैं। तो बस आपसे जब भी झीलों की वाटिका पूछी जाए तुरंत आपको क्या फन इससे टिक करना है, फन से लैंड। तो इस प्रकार से फिनलैंड आपका हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए, चांदी उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए जो है वो विख्यात है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका स्वर्ण उत्पादन आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्वर्ण उत्पादन के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि निम्न में से भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? सहारा, गोबी, आटाकामा या थार। यानी आपको कुल मिलाकर इसमें भारतीय मरुस्थल को जो है वो छांटना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी थार मरुस्थल बिल्कुल
सही हो जाएगा। सबसे पहले समझिए कि मरुस्थल क्या होता है। तो मरुस्थल कह सकते हैं उस क्षेत्र से संबंधित होता है, या उस क्षेत्र को आप कह सकते हैं जहां पर जो वर्ष में वर्षा होती है वो आपकी 25 सेंटीमीटर से कम की वर्षा जो है वो होती है, तो वो क्षेत्र आपका मरुस्थल कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल यदि आपसे पूछा जाए तो आपका सहारा मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। थार मरुस्थल की बात करें तो दक्षिण एशिया का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा मरुस्थल है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको देखने को मिलता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी आपका जो है वो रेगिस्तान नहीं है, तो ये याद रखिएगा यूरोप आपका ऐसा जो है वो महाद्वीप है। यूरोप में आपका कोई भी जो है वो रेगिस्तान नहीं है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है वो हुआ इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, या मेसोजोइक में, या सेनोजोइक में। इस प्रकार से अलग अलग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका ऑप्शन डी यानी कि सेनोजोइक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है वो इसमें हुआ। देखते हैं चलिए अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। PDF वगैरह सारी वहीं पर जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। देखते हैं प्रश्न 19, अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, या छोटा नागपुर का पठार। बताना क्या है आपको, अरावली और विंध्याचल जो श्रृंखलाएं हैं उनके मध्य कौन सा पठार जो है वो स्थित है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका मालवा पठार ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में, जापान में, अमेरिका में, या कनाडा में। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।